नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज शर्मा और आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। तो चले दोस्तों, आज की कहानी में। दोस्तों, आज की कहानी जो हमें भेजे हैं ना, उनका नाम सागर है। और ये कहानी उन्हीं के साथ ये घटना घटी थी, वो और उनकी पत्नी प्रिया। तो हुआ क्या था सागर और प्रिया के साथ में? दोस्तों, ऐसी ऐसी कहानियां मन को विचलित कर देती है। मैं सोचता हूं कि आज के साइंस के युग में क्या ऐसा भी आजकल होता है? ये जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं ना, ये 2014 की है। ये कहानी को भेजे हैं सागर। एक बदला हुआ नाम है, वो नहीं चाहते हैं कि उनका ओरिजिनल नाम आप लोगों की नज़र में आए। ये जो घटना उनके साथ में घटी थी, उनके साथ और उनकी पत्नी प्रिया के साथ में, दोनों का लव मैरिज था। एक ही ऑफिस में काम करते थे और काम करते के दौरान अब दोनों को आपस में प्रेम हो चुका था। और उसके कुछ दिनों के बाद दोनों ने अपने अपने परिवार के राजामंदी से शादी भी कर लिए थे। एक फ्लैट में रहते थे, तीसरी मंजिल पर। 3 ही मंजिल का फ्लैट था और वो फ्लैट उन्होंने सागर ने खरीद रखा था। ऊपर उनका छत था। छत पर उनकी पत्नी कपड़ा उपड़ा डालने के लिए जाती थी जब उनके पास में वक्त होता था, और संडे की उनकी छुट्टी हुआ करती थी। अब एक दिन को जब संडे का टाइम था और दोनों पति पत्नी अब घर में आराम कर रहे थे। ऑफिस का कोई टेंशन नहीं था, आज तो छुट्टी थी। देर तक सुबह में उठे 8-9 बजे के बाद। अब चाय वाय पीने के बाद जो प्रिया थी ना, कुछ गंदे कपड़े थे और वो धो धा करके छत की तरफ ले चली। जब वो छत पर गई ना, अचानक सागर बताते हैं कि प्रिया चिल्लाने लगी। जोर जोर से घबराई हुई आवाज अब उसकी आ रही थी। हाँ, मैं नीचे कुछ अखबार पढ़ रहा था। जब उसकी घबराहट की आवाज सुनाई पड़ी तो मैं दौड़ता हुआ छत पर भागा। तो सामने देखा तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर प्रिया इतना घबराई हुई क्यों है और क्यों चिल्ला रही है। तब वो उंगली की इशारा देख कर बताने लगी, सागर देखो उधर, उधर क्या है, उधर क्या है। जब मैं अब उधर देखा ना, तो मैं भी देख के चौंक गया था। जैसे लग रहा था कि अब वहां पर कुछ पूजा का सामान बिखरा पड़ा है। कुछ हड्डियां थी और कुछ मांस के टुकड़े थे। जैसे कोई ऊपर से उड़ता हुआ पक्षी पॉलिथीन में रखा हुआ सारा सामान अब उसके पंजे से छूट करके हमारी छत के ऊपर जा गिरा है। शायद वो मांस के लालच में उस पोटली को लेकर के कहीं उड़ता हुआ जा रहा था। तभी उसके पंजे से वो पोटली छूट करके प्लास्टिक की गिर चुकी थी और ठीक हमारे छत के बीचों बीच सारा सामान अब बिखर चुका था। वो पोटली जो थी सफ़ेद प्लास्टिक की पन्नी, वो भी फटी हुई थी। माजरा मुझे समझ में आ चुका था। मैं अपनी पत्नी को समझाया, अरे इसमें घबराने वाली क्या बात है। तब पत्नी को लगी, देखो उसमें मांस का टुकड़ा है, हड्डी का टुकड़ा है और कुछ जैसे लग रहा है कि टोना टोटका का सामान भरा हुआ है। देखो सिंदूर है, नींबू है। बाकी में वैसे ही सामान बिखरा हुआ था। लेकिन मैं इन चीज़ों को मानता नहीं था। पत्नी भी मेरी पढ़ी लिखी थी, लेकिन वो इन चीज़ों को मानती थी। देख कर डर गई थी। तब मैंने उसको समझाया कि अरे डरने की जरूरत नहीं है, ये जरूर ऐसा चीज होगा, लेकिन ये हमारे घर पर किसी ने किया नहीं है, फेंका नहीं है। जरूर ये पक्षी कहीं पर पड़ा होगा और उठा करके ले जा रहा होगा और उसके पंजे से छूटकर हमारी छत पर जा गिरा है। तो इसमें घबराने वाली क्या बात है, मैं कुछ ही देर में सफाई कर देता हूँ। तब पत्नी और एक तरह से चिल्लाने, नहीं सागर, तुम हाथ नहीं लगाओगे, हाथ नहीं लगाओगे, उसमें जादुई चीज है। देखो उसमें टोना टोटका है, अगर ये टोना टोटका हमारे ऊपर लग गया तो हम लोग तो बर्बाद हो जाएंगे ना। अब मैं प्रिया को समझाने लगा कि देखो प्रिया, ऐसा कुछ नहीं होता है। अब ऐसी बात दिमाग में रखना भी नहीं चाहिए। तुम भी पढ़ी लिखी हो और तुम भी अंधविश्वास में फंसी हुई हो। ये सब मन में विचार निकाल दो, ऐसा कुछ नहीं होता है। हम साइंस के युग में जी रहे हैं। और आखिरकार प्रिया मना करती रही, लेकिन मैं किसी सहायता से उन चीज़ों को इकट्ठा करके एक पॉलीथीन में रख करके और उसको छत से ही एक जंगल में फेंक दिया था। फिर मैं अपने पत्नी को संभालता हुआ, अरे डरने की जरूरत नहीं है,
लेकिन मेरी पत्नी बहुत ही घबराई हुई थी। वो कह रही थी कि सागर आपको छूना नहीं चाहिए था, उन सामानों को हमें किसी और को बुला करके पैसे दे करके हटवा देते। मैं वो हंसते हुए कहने लगा कि जो भी हटाते वो भी तो इंसान थे। अगर तुम्हारे कहे अनुसार अगर उसमें जादू था तो बेचारे गरीब आदमी को जादू लग जाता ना, एक तरह से पाप ही लगता ना। मैं उसको हंस हंस करके समझाने की कोशिश कर रहा था कि नहीं, ये सब चीज़ें होती नहीं है, ये सब अंधविश्वास से तुम निकल जाओ। लेकिन पत्नी काफ़ी डरी हुई थी। खैर किसी तरह से उसका डरना मैंने दूर किया। और फिर मैं उसको अब एक तरह से मनाने के लिए अपनी बाइक पर बिठा करके लंबी सफ़र पर निकल पड़ा था कि चलो तुम्हें अब दूर कहीं घुमा के ले आता हूँ, होटल में खाना खिलाऊंगा और देर रात अपने हम घर में आ जाएंगे। अब मेरी पत्नी का डर थोड़ा सा दूर हो चुका था। हाँ, वैसा ही हमने किया था। हम बहुत दूर निकल चुके थे अपने फ्लैट से और आखिरकार हम दिन भर घूमते रहें, अच्छी सी जगह पर खाना खाते रहें। आज शाम को भी हम देर रात का खाना भी खा करके और तब हम अपने घर की ओर लौटे थे। सब कुछ सही था, कुछ पे ऐसा नहीं लग रहा था कि वो जादू टोना का कोई असर हमारे ऊपर में हो, मेरी पत्नी के ऊपर में हो, ना हमारे घर में हो। सब सुख शांति था। हम आकर के अपने पलंग पर आराम से सो चुके थे, बात करते हुए। कब नींद आ गई मेरी पत्नी को अब मुझे पता ही नहीं चला। आखिरकार जब आधी रात से ज़्यादा का वक्त हो चुका था और तब अचानक मेरी पत्नी मुझे जगा रही थी। उठो सागर, उठो सागर, देखो ये ऊपर छत पर कुछ आवाज़ हो रहा है, सागर जल्दी उठो। वाकई में मैं कच्ची नींद से जागा था। अब मैं कहने लगा, अरे सो ना प्रिया, देखो सुबह हमें अपने काम पर जाना है। अब तुम कैसी जाग गई, कहाँ आवाज़ हो रहा है? मुझे कुछ आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। और तब प्रिया कहने लगी, ना सागर, जैसे लग रहा है कि ऊपर कोई घूम रहा हो और जूतों की आवाज़ आ रही है, इधर से उधर हमारी छत पर टहल रहा है। वाकई मेरी प्रिया डरी हुई थी। अब मैं भी अब उठ करके बैठ चुका था और कहने लगा कि प्रिया तुम घबराओ मत, अब मैं जाके देखता हूँ छत पर कौन हो सकता है, चोर उचक्का तो आएगा नहीं। और तब प्रिया अब मुझे अब बोलने लगी, नहीं सागर, तुम नहीं जाओगे छत पर, जरूर वो टोना टोटका जो कल हुआ पड़ा था ना, और उसी का सब असर है। मैं कह रही थी ना कि जरूर उसमें जादू टोना है, तुम्हें हाथ नहीं लगाना चाहिए था। मैं अभी भी नींद में था और अपनी पत्नी को समझा रहा था, करे किन जमाने की बात कर रही हो, तुम पढ़ी लिखी हो, कैसे अंधविश्वास में पड़ रही हो। मैं अभी गया देख के आ रहा हूँ। मैं अपनी पत्नी को बात को नहीं माना, छत पर दौड़ता हुआ चला गया, लेकिन कोई नहीं था, पूरा छत खाली था। आसमान में चांद नजर आ रहा था, वो भी नहीं था कि अंधेरा था मैं देख नहीं पा रहा हूँ, सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा था। तब मैं आया नीचे और अपनी पत्नी को समझाया कि देखो छत पर कोई नहीं था, जरूर तुम्हारे अंदर वो डर बैठा हुआ है, इसी डर की वजह से तुम्हें कोई ऊपर चलता हुआ महसूस हो रहा है। चलो सो जाओ, सुबह हम दोनों को काम पर जाना है। हम एक ही ऑफिस में काम करते थे, अगर नींद नहीं पूरा हो तो ऑफिस हमारे लिए अब ठीक नहीं रहेगा, लोग बाग उंगली उठाएंगे जरा भी नींद आ गई तो। आई मैं बिल्कुल चाहता नहीं था। आखिरकार प्रिया को मैं सुलाने लगा। कुछ देर के बाद प्रिया भी अब सो चुकी थी, समझाने के बाद में कि तुम्हारे मन का वहम है और कुछ नहीं है। मैं भी अब नींद में जा चुका था। मेरी ही आंख खुली। वाकई में जैसे प्रिया बता रही थी ना, जैसे लग रहा था कि मेरे छत के ऊपर में कोई तेजी से इधर से उधर दौड़ रहा। दौड़ने की भारी आवाज मुझे महसूस हो रही थी। जब मैंने प्रिया की तरफ देखा तो नींद में मस्त थी। मैं अब प्रिया को जगाया नहीं कि अगर एक बार जाग जाएगी ना फिर ये सो नहीं पाएगी, डर जाएगी। इसलिए बड़े आराम से बिस्तर से उठा और फिर आराम आराम से घर के बाहर निकल चुका था। सीढ़ियों पर भी बड़े आराम आराम से अब चढ़ता हुआ छत पर पहुंच चुका था। छत पर देखा ना तो मैं देखता ही रह गया था। वो लड़की कम से कम 7-8 फीट की होगी, लंबाई इतनी थी, और वो नंगे पैर थी, और वो चल रही थी ना, उसकी आवाज अब हमारे नीचे वाली मंजिल में बेडरूम में सुनाई पड़ रही थी। धम धम सी वो चलती हुई आवाज कर रही थी। देखने में यंग, ये भी नहीं कोई बूढ़ी बूढ़ी, बिल्कुल इंसान की तरह। खुले हुए बाल, सफेद कपड़ा,
जब छत पर हवा चल रहा था, चांद की रोशनी में उसको देख रहा था। और वो बिल्कुल बेपरवाह, जैसे उसको कोई परवाह ही नहीं हो, कोई किसी से मतलब नहीं हो। वो छत पर इधर से उधर तेज कदमों से चल रही थी। और जब भी चल रही थी ना, धम 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 पैरों से जैसे आवाज निकल रही है। जब मैं देखा, अरे ये लड़की कहाँ से मेरी छत पर आ गई। सारा रास्ता तो बंद पड़ा है, ऊपर जाने का रास्ता भी हमने अब एक तरह से बंद किया हुआ था, तो कोई दूसरा कोई तो छत पर जा नहीं सकता। ये कहाँ से आ गई। मैं अंधविश्वास में बिल्कुल नहीं पड़ता था, मैं मानता ही नहीं था। लेकिन मैं जब देखा ना, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या मैं मानूं जो देख रहा हूं वो सब कुछ मेरे सामने में चल रहा है। आखिर ये लड़की मेरी छत पर आई कैसे। आइए, जब चल रही है तो इसको पैरों से भारी आवाज धम धम से कैसे निकल रही है। ये लड़की है और ऐसी आवाज तो कभी लड़की निकालती नहीं, कैसे निकल रहा, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा था। मैं काफी देर तक घूर रहा था कि क्या चीज है भाई, ये लड़की कहां से आ गई, कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन अभी भी मैं डरा नहीं था, आश्चर्य में जरूर था। अंधविश्वास को तो मैं मानता ही नहीं था। मेरे मन में जरा भी शक सुबह नहीं था कि वो जो दिखाई दे रही है वो एक प्रेत आत्मा है। अब मुझे उसके पास नहीं जाना चाहिए। लेकिन मैं इन चीजों से बेपरवाह होकर के एक तरह से मैं उस लड़की को आवाज दे दिया, अरे तुम मेरे छत पर कैसे आई, तुम हो कौन, अरे रात में ये मेरे छत पर क्यों इधर से उधर मंडरा रही हो। जैसे ही मेरी आवाज सुनी लड़की, वो जो इधर उधर घूम रही थी, टहल रही थी, अब एक जगह पर रुक गई। वाकई अब मुझे घूर के देख रही थी, जैसे इंसान कभी देखा नहीं हो। बड़ी बड़ी आंखों से मुझे घूरती हुई नजर आई। देखने में समान अब मनुष्य की तरह, लड़की की तरह ऐसे ही नजर आ रही थी। कोई भी चेहरा भयानक और ऐसा कोई पैर उल्टा नहीं था जैसे किस्से कहानियों में बताते हैं। साधारण सी अब इंसान की तरह लग रही थी। सुंदर जरूर थी, कपड़े सफेद पहन रखे थे, बाल खुले थे, हवा में लहरा रहे थे, और कहीं से भी वो डरावना नजर नहीं आ रही थी। जब मैं अपने बात बोल चुका ना, तब मुझे घूरती रही। और फिर जब कोई जवाब नहीं दिया ना, तब मैं उसकी तरफ चल पड़ा। अरे तुम कौन हो भाई, हमारी छत पर कैसे आ गई, और भी आधी रात के वक्त में। कौन हो तुम, बताओ तुम्हें। अब एक तरह से वो अभी भी मुझे घूर रही थी। मैं उसके बिल्कुल समीप पहुंच चुका था, बिल्कुल बेफिक्र, बिल्कुल मुझे डर नहीं लग रहा था। अरे ये तो लड़की है, जरूर कहीं से भटक के हमारी छत पर आ गई है, और देखने से मेरे मोहल्ले के लग भी नहीं रही थी, तो कौन हो सकती है। लेकिन एक शब्द अभी तक बोली नहीं थी। मैं बिल्कुल उसके पास में खड़ा था और उसकी तरफ देख रहा था, और वो भी मुझे बड़ी बड़ी आंखों से घूर रही थी। अब मुझसे कम से कम 1 फुट ऊंची थी वो। मैं भी अच्छा खासा हाइट वाला इंसान था, लेकिन मुझसे भी ऊंची थी वो। उसके सामने मैं बौना सा नजर आ रहा था, सर उठा के देखना पड़ रहा था। आखिरकार उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गया। अब मुस्कान जैसे ही आया, एक भारी आवाज सुनाई पड़ी, तुम अब बच नहीं पाओगे, तुम अब बच नहीं पाओगे। 2 बार बोली थी। मुझे लगा कि ये मजाक कर रही है। अब मैं कहने लगे, तुम नहीं बच पाओगी, तुम हमारे घर में चोरी के इरादे से आई हो ना, ताकि हम लोग सोते रहें और सारा माल लेकर तुम गायब हो जाओ। अब तुम नहीं बच पाओगे। लेकिन जैसे ही मैं ये बोला ना, अब वो लड़की जो थी मेरे सामने में खड़ी, अपना दोनों हाथ मेरे गले को अब एक तरह से जकड़ लिया था। अब उसके शरीर में इतनी ताकत थी, मैं तो समझ ही नहीं पाया था। मैं भी हेल्दी इंसान था, और उस लड़की से अब मेरे के अंदर में अब ज्यादा ताकत थी। लेकिन उसने तो अपने दोनों हाथों से मुझे हवा में टांग दिया था। अब एक तरह से मैं हवा में झूल रहा था, गर्दन पकड़ी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि मेरा दम घुट जाएगा, दम घुट जाएगा। मैं तो जैसे सांस के लिए अब तरसने लगा, छटपटाने लगा कि मुझे छोड़ दो, तुम कौन हो, मुझे हवा में क्यों उठा रखा है। लेकिन गले से आवाज निकले तब ना, आवाज अंदर ही घुट रही थी। और तब मुझे लगा पहली बार कि भाई मैं तो गलत जगह पर फंस गया हूं। जैसे मेरी पत्नी कहती थी, कोई जादू टोना, कोई भूतनी, कोई चुड़ैल, क्या ये यही है क्या। वाकई में मेरा बदन डर से कांप गया था। मुझे लगा कि पत्नी को बात को विश्वास करना चाहिए था।
मुझे अकेले छत पर आना नहीं चाहिए था, लेकिन अब तो देर हो चुकी थी। और वही पल था जब उस लड़की ने मुझे छत पर अब एक तरह से पटक दिया था। धड़ाम से मैं नंगे छत पर गिरा और सर ना जाने किस चीज से टकराया और एक तरह से मैं बेहोशी की दुनिया में चला गया था। मुझे याद नहीं था कि इसके बाद मेरे साथ क्या हुआ। जब मेरी आंख खुली ना तो सुबह हो चुकी थी और मेरे बेडरूम में था, अपने बेड पर था और आसपास में सब मेरे नीचे के फ्लैट में रहने वाले लोग सब इकट्ठा थे। औरतें, बच्चे, बूढ़े सब एक तरह से मेरे कमरे के अंदर बेडरूम में भरे हुए थे और उनमें एक बाबा भी थे जो मेरा उपचार कर रहे थे, झाड़ फूक कर रहे थे। जब मैंने आंखें खोला ना तब मुझे सब कुछ समझ में आया। मुझे तो याद ही करने में बहुत टाइम लग गया कि ये लोग मेरे घर में क्या कर रहे हैं, कैसे आ गए हैं। मैं तो अपने बिस्तर पर हूँ, रात को मैं सो रहा था अपनी पत्नी के साथ में। कुछ देर तक तो मुझे समझ में नहीं आया कि मैं कब छत पर गया था, लेकिन धीरे धीरे मुझे सब याद आता चला गया कि वो धम धम की आवाज़ सुनाई पड़ रही थी और इसके बाद मैं छत पर गया था और फिर उस लड़की ने मुझे अपनी गिरफ्त में ले लिया था। फिर मैं बेहोश हो चुका था। बस मुझे इतना ही याद है। तांत्रिक बाबा जो थे झाड़ फूक कर रहे थे, अब कह रहे थे बेटा कैसी तबीयत है, तबीयत तुम अब अपना बताओ। और तब मैं कहने लगा बाबा मुझे अब बिल्कुल सही महसूस हो रहा है। और तब वो तांत्रिक बाबा कहने लगे मेरी पत्नी की तरफ देखे कि बेटी घबराओ मत, जो कुछ बला था ना मैं सब कुछ सही कर दिया हूँ, उस बला को भगा दिया हूँ। वो बला तुम्हारे घर के अंदर कभी नहीं आएगी, आस पास भी नहीं भटकेगी। अब तुम मेरी बात पर यकीन करो और तुम तो बिल्कुल मत डरो। लेकिन तुमने जो किया है ना बहुत बड़ी साहस की काम है, ऐसा हर कोई औरत कर नहीं पाएगी। तुमने अपने अपने पति को अब एक तरह से मौत के मुंह से निकाल लिया। अगर तुम डर जाती ना तो शायद वो भूतनी तुम्हारे पति को छोड़ती नहीं, मार करके आत्मा को लेके चली जाती। लेकिन तुमने बड़ी हिम्मत दिखाई है। वाकई में ऐसा मेरी पत्नी ने क्या किया था मुझे कुछ भी मालूम नहीं था। आखिरकार मैं होश में आ चुका था और सब जो नीचे वाले लोग थे फ्लैट में रहने वाले आसपास के, अब सब धीरे धीरे जाने लगे और सब जाते हुए कह रहे थे कि तुम मौत के मुंह से बचे हो, अब तुम्हें थोड़ा फूक फूक के कदम रखना चाहिए। क्या जरूरत थी रात को छत पर जाने की, जब तुम्हारी पत्नी मना कर रही थी तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए था। वाकई में सारे लोग समझा करके अब जा चुके थे और सबसे मैं बोल चुका था कि हाँ मुझसे गलती हो गई, ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए, आगे से मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। जब सारे लोग चले गए ना, अब उस कमरे में मैं और मेरी पत्नी, पत्नी के चेहरे पर अभी भी मैं खौफ देख सकता था, चेहरा डरा हुआ था। और तब मैं बड़े प्यार से अपनी पत्नी को अपने बगल में बिठाया। हाँ आप बताओ, जो लोग बता रहे थे कि तुमने मुझे मौत के मुंह से निकाला, वो बात मुझे भी बताओ। तब पत्नी कहने लगी कि छोड़िए ना, जो हो गया, भूल जाइए, अब सब कुछ तांत्रिक बाबा ने सही कर दिया। लेकिन मैं अपनी जिद पर अड़ा रहा कि जब तक तुम नहीं बताओगी मैं रुकूंगा नहीं, बार बार पूछूंगा, अब तुम तो बताओ। तब बहुत अनुरोध के बाद पत्नी बताना शुरू किया कि जब मेरी आंख खुली ना तो ऊपर में धम धम की आवाज आ रही थी। मैं अपने बगल में देखा तो आप थे नहीं। मैं तो बहुत डर चुकी थी, मेरा बदन कांप रहा था और मेरे मुंह से आवाज तक नहीं निकल पा रही थी कि मैं आपको चिल्लाऊं। और तभी मैं पलंग से उतर करके आज जब छत का दरवाजा देखा तो खुला नजर आया और तब मैं समझ गई थी कि जरूर आप छत पर गए होंगे। वही धमधम की आवाज अभी भी सुनाई दे रही थी। लेकिन जब मैं छत पर डरते डरते अब ऊपर पहुंची, छत पर नहीं गई थी, बस दरवाजे से झांकी और तब सब कुछ मुझे समझ में आ चुका था। वो जो औरत थी, लड़की थी, आपको हवा में उठा रखा था और आप छटपटा रहे थे। मैं समझ गई थी एक नज़र में देख करके ही कि वो चुड़ैल है, वो कोई बला है, बहुत बुरी बला है। अब मुझे लगा कि बस मुझे जो करना है अभी करने का मौका है, इसके बाद मुझे मौका नहीं मिलेगा, फिर मैं अपने पति को बचा नहीं पाऊंगी। सीधा भागते हुए मंदिर घर में गई और जो भी गंगा जल पड़ा हुआ मुझे दिखा बोतल के अंदर में, अब मैं वो बोतल उठा लिया और फिर दौड़ते हुए जब मैं ऊपर गई ना तब आप जमीन पर बेहोश पड़े हुए थे,
मुझे तो लगा कि आप मर चुके हैं। मेरी हालत खराब हो चुकी थी और वो औरत आपके पास बैठ बैठ गई थी और आपके चेहरे पर झुकी हुई थी, जैसे आपका गला को अब एक तरह से काटना चाहती थी, ना जाने क्या करना चाहती थी। मुझे तो बड़ा खौफ हुआ था, मैं अब चिल्लाना चाहती थी लेकिन गले से आवाज नहीं निकल रहा था। आखिरकार मैं जिस काम के लिए गई थी वो तो मैं कर ही नहीं पा रही थी। और तब मुझे किसी ने कहा कि अरे गंगा जल फेंको जल्दी से, नहीं तो तुम्हारा पति बच नहीं पाएगा। अब कौन मेरे मन के अंदर में था मैं तो जान नहीं पाई, लेकिन मेरा जो अब वो भ्रम था वो टूटा और जल्दी से गंगा जल का ढक्कन खोला। अब पूरा गंगा जल एक तरह से आपकी तरफ उछाल दिया। कुछ बूंदे शायद उसके ऊपर भी पड़ी थी। जैसे बूंदे उसके ऊपर गिरी न गंगा जल का, एक तरह से आपको छोड़ करके और हवा में अब उड़ चुकी थी, गायब हो गई देखते ही देखते। लेकिन आप बेहोश पड़े हुए थे। आप, मेरी हालत खराब, आपको मैं उठा नहीं सकती थी और एक तरह से मैं बहुत चिल्ला रही थी, रो रही थी। शायद मेरे रोने की आवाज़ सुन करके, चिल्लाने की आवाज़ सुन करके अब पड़ोसी जो थे अब हमारे गेट पर आ चुके थे और वो भी चिल्ला रहे थे मेरा नाम लेकर, प्रिया प्रिया बेटी क्या हुआ, तुम लोग दरवाज़ा तो खोलो। और तब मैं डरते डरते गई। मैं आपको अब उस तरह अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी, लेकिन अब मुझे करना ही था। मैं आपको अकेले छोड़कर जल्दी से दरवाज़ा खोला और वो लोग हम मेरे पीछे पीछे छत पर आ गए थे। और तब हम सबको बताया कि क्या क्या हुआ था, मैंने क्या देखा था। और तब जो बुजुर्ग लोगों ने बताया कि प्रिया बेटे तुमने बहुत सही किया था, लेकिन अभी तुम्हारा पति होश में नहीं है। अब हम इसको लेकर चलते हैं नीचे और फिर होश में लाने की कोशिश करेंगे। अगर ये होश में आ गया तो ठीक है, नहीं तो हमें तांत्रिक बाबा को बुलाना पड़ेगा। लेकिन आप बहुत मेहनत करने के बाद भी होश में नहीं आए थे और तब सुबह हो चुकी थी। अब हमारे जो पड़ोसी थे हमारी मदद किए, तांत्रिक बाबा लेके आए। अब बहुत उन्होंने झाड़ फूक किया और तब जाके आप होश में आए थे। और वो कह रहे थे कि अगर तुम होश में नहीं आए ना तो फिर हम तुम्हें बचा नहीं पाएंगे, तांत्रिक बाबा का कहना था। मैं तो डर गई थी, लेकिन भगवान हम पर मेहरबान थे और आपका होश आ चुका था। बस इतनी सी बात थी। मेरा जो हृदय था ना अब बहुत तेजी से धड़क रहा था। मैं बार बार अपनी पत्नी को देख रहा था कि वो जान पर खेल करके और उस भूतनी से, उस चुड़ैल से लड़ गई थी मेरे लिए। अगर कोई अब दूसरा होता तो मैं बोल नहीं सकता कि उस वक्त में क्या करता, लेकिन मैं अपनी पत्नी पर मुझे नाज था, प्यार तो था ही, लेकिन उसके बाद जो मेरा प्यार था ना और कई गुना बढ़ चुका था। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, सागर जी की भेजी हुई। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है, कोई घटना है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर जरूर शेयर कीजिएगा। और दोस्तों ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और फिर हम मिलते हैं ना इसी चैनल पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।